हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं इकबाल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा तरलों के आंतरिक गुण। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आप देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए पार्ट नंबर 1 में कल आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे इसके। आज दोस्तों पार्ट नंबर 2 में आपको कराएंगे जो आपके बचे हुए क्वेश्चन है, जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, और बार बार एग्जाम में आते हैं। तो इन सभी को दोस्तों आप नोट करते रहेंगे। जो आपका कल वाला आपने नोट किया था वहीं पर दोस्तों आप पार्ट नंबर 2 वाले क्वेश्चन को भी नोट कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आराम से। आप देखिए दोस्तों, और देखिए शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं। कॉपी और पेन आप जरूर निकाल लेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए बिना कॉपी और पेन की समझ में नहीं आएगा और बार बार दोस्तों आपको नोट करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिखता है दोस्तों आपको, किसी आसमान त्रिज्या वाली नली में जल बह रहा है। नली के प्रविष्ट तथा निकासी सिरों की त्रिज्याओं का अनुपात आपको दिया 3:2 है। नली में प्रविष्ट करने वाले तथा निकासी के द्रव की दोस्तों वेगों में अनुपात आपको बताना है। तो ज़मीन से कुछ h ऊंचाई पर मान लीजिए आपका कोई नलिका है, इस प्रकार की है, और यहाँ पर देखिए इनके अलग अलग सरफेस होते हैं दोस्तों। पहले वाले को आप A1 मान लीजिए, दूसरे वाले को आप A2 मान लीजिए। और पहले वाले में दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ से जो आपका जल प्रविष्ट होता है, मतलब आपका प्रवेश करता है, उसकी वेलोसिटी आप V1 मान लीजिए, और जो निकलता है उसका आप V2 मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये त्रिज्या आपकी R1 है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका R2 है। अब आपको दिया है दोस्तों R1 अनुपात R2 आपको दिया है, और निकालना है आपको V1 अनुपात V2। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसके लिए आपको एक अविरतता का सिद्धांत हमने बताया था दोस्तों द्रवों के लिए। वो आपको बताया था हमने A1 और V1 बराबर A2 V2, जहाँ पर दोस्तों A1 और A2 क्या है, इनके सरफेस हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप इसी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए तो A1 की जगह पर आप रख देंगे दोस्तों पाई R1 का स्क्वायर और V1, और A2 की जगह पर दोस्तों आप रख देंगे पाई R2 का स्क्वायर और V2। तो यहाँ से दोस्तों आप देखेंगे V1 अपॉन V2 बराबर हो जाएगा आपका R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। तो आराम से दोस्तों आपका देखिए R2 अपॉन R1 का स्क्वायर आ गया। यदि आप फाइनली देखें तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा V1 अपॉन V2 बराबर R2 अपॉन R1 का स्क्वायर बराबर दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको 3:2 आपको R1 अनुपात R2 दिया है। तो R2 अपॉन R1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/3 हो जाएगा। तो 2/3, तो 2/3 का आप स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 4/9। तो ये दोस्तों आपका V1 अपॉन V2 आ गया, अर्थात दोनों का दोस्तों अनुपात आ गया। तो आप कह देंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ताप के बढ़ने पर श्यानता गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये दोस्तों गैसों तथा द्रवों में दोनों में बढ़ेगा, या गैसों तथा द्रव दोनों में घटेगा। गैसों का बढ़ता है तथा द्रवों का घटता है, या गैसों का घटता है तथा द्रवों का बढ़ता है। दोस्तों आपको पता होगा श्यानता आपको पहले भी बार बार बताया जा चुका है दोस्तों। श्यानता मतलब विस्कोसिटी जो आपकी होती है वो दोस्तों द्रवों और गैसों का एक गुण होता है। कौन सा वाला गुण होता है दोस्तों, आपने देखा होगा द्रव की अलग अलग परतें होती हैं, इस प्रकार से परतें होती हैं दोस्तों, लेयर्स होती हैं। तो इनमें दोस्तों प्रत्येक परत के बीच में घर्षण होता है। जब भी द्रव आगे को बहेगा तो एक परत के ऊपर दूसरी परत बहती है। जैसे दोस्तों आप फर्श पर पिघलते हैं या फिसल जाते हैं, तो वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर होता है कि एक के ऊपर दोस्तों दूसरी वाली यहाँ पर परत पिघलती रहती है। तो इससे दोस्तों क्या होता है, एक अपोजिट इनकी एक रिएक्शन होती है, एक बल कार्य करता है, जो एक प्रकार से दोस्तों आप घर्षण कह सकते हैं। तो जो इनके बीच में दोस्तों फ्रिक्शन होता है उसी को आप बोलते हैं श्यानता। तो इनमें से दोस्तों आपका कौन सा वाला हो जाएगा, इनमें दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला। गैसों में दोस्तों बढ़ता है तथा द्रव में घटता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए जब आप गैस को गर्म करते हैं तो पता होगा दोस्तों आपको गैसों में क्या होता है, वेग बढ़ता है। तो वेग बढ़ने से दोस्तों वो आपस में टकराएंगे, ज़्यादा टकराएंगे, और उससे उनमें क्या होगा, ज़्यादा घर्षण उत्पन्न होगा। और वैसे ही दोस्तों द्रव में क्या होता है, द्रव में जब आप गर्म करते हैं तो ज़्यादा पतला हो जाएगा, और पतला होने से दोस्तों वो आसानी से पिघलने फिसलने लगेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों द्रवों का कम होता है और गैसों का दोस्तों बढ़ जाता है। तो आप नोट कर लेंगे, बहुत बार क्वेश्चन आपका आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, दो छोटी गोलियां जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात आपको दिया 1:2 है, किसी शांत द्रव में से होकर गुजरती हैं, तो उनकी सीमांत चालों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों एक स्टोक्स वाला आपने नियम पढ़ा होगा दोस्तों, जब कोई गेंद या फिर कोई भी दोस्तों छोटी वस्तु द्रव से होकर सीमांत वेग से गुजरती है। यहाँ पर देखिए जब आप लोहे की गेंद को नीचे को डालते हैं दोस्तों पानी में, तो ये सीमांत वेग से नीचे की ओर जाती है। तो इस सीमांत वेग का मान क्या होगा आपको बताना है। पहले तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों सीमांत वेग का मान दोस्तों होता है स्टोक्स नियम से, आप ये नोट कर लेंगे, V बराबर KR² अपॉन नीटा, जहाँ पर दोस्तों K कांस्टेंट है, R त्रिज्या है गोले की, और नीटा क्या है, श्यानता का गुणांक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों जब आपको अनुपात निकालना होगा, आप ध्यान देंगे, जब भी आपको रेशियो निकालना होगा या फिर कितना गुना है निकालना होगा, तो वहाँ पर केवल आप अनुक्रमानुपाती वाला रिलेशन लेंगे। अर्थात यहाँ पर देखिए आपका क्या 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 था दोस्तों, वेलोसिटी में वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी आपकी R² के, तो आपका केवल इससे ही काम चल जाएगा। तो आपको निकालना क्या है, V1 अपॉन V2 निकालना है। तो V1 अपॉन V2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका R² अपॉन R² हो जाएगा। एक में आपका 1 लगा दें, एक में आप 2 लगा दें,
तो यही दोस्तों आपका अनुपात हो जाएगा। तो R1 दोस्तों क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और R2 मतलब 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा R2 का स्क्वायर। तो ये दोनों दोस्तों आपके अनुपात को देंगे, अर्थात V1 रेशियो V2 बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका 1:4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, दूसरा वाला सही हो जाएगा। और ये नोट कर लेंगे दोस्तों आप फॉर्मूले को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, शांत द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण क्या होगा। अभी जो आपने देखा दोस्तों, कोई पिंड शांत द्रव में दोस्तों गिर रहा है नीचे की ओर, तो उसके सीमांत वेग में गिरेगा दोस्तों, तो उस पिंड में दोस्तों आपको बताना त्वरण क्या होगा, 0 होगा, जी होगा, या फिर जी से अधिक होगा, या फिर जी से कम होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब भी कोई पिंड सीमांत वेग से गिरता है दोस्तों, तो उसमें कोई भी त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि आपका दोस्तों समान वेग से गिरेगा, तो वहाँ पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों पहला वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, त्वरण का मान 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वर्षा की एक छोटी सी बूंद सीमांत चाल से नीचे की ओर गिर रही है। इस बूंद से दोगुनी त्रिज्या वाली बूंद यदि गिरे दोस्तों, तो आपका सीमांत वेग क्या होगा बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब अभी आपने देखा दोस्तों सीमांत वेग क्या होता है, v बराबर आपका होता है KR² / अर्थात आप कह सकते हैं दोस्तों v डायरेक्टली होता है दोस्तों R² के। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं दोस्तों, यदि आपका देखिए पहले आपका r वाली त्रिज्या गिर रही है, अब दोस्तों यदि आप त्रिज्या दोगुनी कर दें, तो यहाँ पर देखिए वेग भी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 2r² हो जाएगा। अर्थात दोस्तों ये आपका हो जाएगा पहले की तुलना में डायरेक्टली हो जाएगा दोस्तों आपका 4r²। कहने का मतलब है दोस्तों पहले की तुलना में 4 गुना हो गया। तो यहाँ पर आप बता देंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला सही हो जाएगा, पहले की तुलना में दोस्तों आपका 4 टाइम हो जाएगा। तो आप ध्यान देंगे दोस्तों, जब भी आपका आकार दोस्तों बढ़ा देंगे आप, तो सीमांत वेग का मान भी दोस्तों उतना ही बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वर्षा की बूंद की वायु में सीमांत चाल के बराबर होती है। अभी दोस्तों आपने जो फॉर्मूला देखा वही आपको बताना है। यदि आप वायु में दोस्तों सीमांत चाल निकालें, मान लीजिए कोई बारिश की बूंद गिर रही है, तो उसकी सीमांत चाल दोस्तों क्या होगी आपको बताना है। v बराबर KR नीटा होगी, या फिर v बराबर KR² नीटा होगा, या v बराबर KR नीटा स्क्वायर होगा, या फिर v बराबर KR² नीटा होगा। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही हो जाएगा। अभी आपको बताया दोस्तों हमने v बराबर KR² नीटा होता है, जहाँ पर आपका k क्या है कांस्टेंट, r त्रिज्या है दोस्तों, और नीटा क्या है श्यानता गुणांक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, द्रव का पृष्ठ तनाव है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए पृष्ठ तनाव आ गया, इसको थोड़ा सा आपको बताएंगे दोस्तों हम। पृष्ठ तनाव पहले क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होती है दोस्तों आपने देखा होगा द्रव दोस्तों एक छोटी सी बूंद को आप लेते हैं तो वो गोलाकार शेप ले लेता है। इसका रीज़न क्या होता है दोस्तों, जो द्रव होता है अपने न्यूनतम क्षेत्रफल को घेरने का एक गुण रखता है दोस्तों। अर्थात आप कह सकते हैं यदि आप एक पृष्ठ लें इसे, तो इसके लंबवत दोस्तों एक यदि आप लाइन खींचें तो इसके लंबवत एक बल कार्य करता है, जो दोस्तों क्या करता है इन दोनों परतों के दोस्तों किनारों को, चारों ओर के किनारों को दोस्तों अंदर की ओर खींचता है। इस प्रकार से आप एरो से समझ सकते हैं, एक गोला बना के दोस्तों एरो से अंदर की ओर दोस्तों इस प्रकार से लगता है। तो यही बल दोस्तों क्या कहलाता है आपका सरफेस टेंशन कहलाता है, अर्थात यहाँ पर पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों T बराबर होता है आपका F/L। L क्या है दोस्तों, पृष्ठ पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, उसकी लंबाई दोस्तों आपकी L होती है, और F आपका बल है। तो यहाँ से ही दोस्तों बहुत बार आपको मात्रक पूछा जाता है, तो आप बता देंगे न्यूटन बट्टी मीटर आपका मात्रक होता है। तो ये दोस्तों पृष्ठ तनाव हो गया। अब देखिए आपका यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया आपको, इनमें से कौन सा सत्य होगा पृष्ठ तनाव के लिए। ये दोस्तों पृष्ठ क्षेत्रफल के साथ बढ़ता है, पृष्ठ क्षेत्रफल के साथ घटता है, या ताप के साथ बढ़ता है, या फिर ताप के साथ घटता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो पृष्ठ तनाव होता है दोस्तों, वो ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला सही हो जाएगा। और आप ध्यान देंगे दोस्तों पृष्ठ तनाव केवल द्रवों में होता है, आप ध्यान देंगे। अभी आपने श्यानता देखा दोस्तों, श्यानता आपका द्रवों और गैसों का गुण होता है, लेकिन पृष्ठ तनाव दोस्तों केवल द्रवों का गुण होता है। तो ये भी आप नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पृष्ठ तनाव की विमीय सूत्र क्या होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है दोस्तों आपको सरफेस टेंशन का। अभी आपने देखा दोस्तों T बराबर क्या होता है F/L होता है। तो यहाँ से ही आप निकालेंगे दोस्तों न्यूटन बट्टी मीटर। अब आपको पता होगा दोस्तों न्यूटन का क्या होता है, बल का क्या होता है दोस्तों विमीय सूत्र mLT-2, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ही पॉपुलर है। और अपॉन दोस्तों मीटर का होता है आपका L। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका L से L आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आपका MT-2, अर्थात MT-2 दोस्तों क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला देखता है दोस्तों, तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी केश नली में जल 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ता है। यदि नली की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1/4 कर दिया जाए तो जल किस ऊंचाई तक चढ़ेगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको केश नली का पता होगा। केश नली मतलब दोस्तों बहुत ही पतली नली होती है, जिसमें दोस्तों जल धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता है। और आपको पता होगा दोस्तों जैसा कि आपका लैंप में बत्ती जलती है, तो वो दोस्तों केश नली का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर देखिए
इसमें आपको दिया है पहले एक इस प्रकार की दोस्तों एक क्वेश्चनरी दी है जहाँ पर जल मान लीजिए h ऊंचाई तक चढ़ता है। अब इसे दोस्तों पतला कर दिया गया है। अब कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा आपको बताना है। पतला करने के बाद में 1/4 करने के बाद में कितना चढ़ेगा, तो इसको दोस्तों आपको निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला होता है आपका H1R1 = H2R2। दोस्तों यहाँ पर देखिए जिस अनुपात में आप त्रिज्या को घटाएंगे उसी अनुपात में दोस्तों आपकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है दोस्तों जो आपकी ऊंचाई है वो आपकी त्रिज्या की इन्वर्स प्रोपोर्शनल होती है, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होती है। जितनी आप दोस्तों त्रिज्या को घटा देंगे ऊंचाई उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला जो आपका है H1R1 = H2R2। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको यहाँ से निकालना क्या है, H2 को निकालना है। तो H2 बराबर हो जाएगा आपका H1R1/R2 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको H1 दिया है और आपको R1 और R2 का पता होना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आप R1 और R2 को कैसे निकालेंगे इसको आप समझिए। पहले में दोस्तों आपको यहाँ पर दिया, मान लीजिए आपका R1 = R है, तो दूसरी बार में दोस्तों कितनी हो जा रही है, 1/4 दोस्तों एरिया को करने पर त्रिज्या कितनी हो जाएगी। आपको पता है दोस्तों एरिया आपका क्या होता है, एरिया डायरेक्टली होता है दोस्तों आपका त्रिज्या के स्क्वायर के अर्थात R डायरेक्टली होता है दोस्तों आपका √a के। तो यदि आप एरिया को दोस्तों 1/4 कर दें तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, एरिया को आप 1/4 कर दें तो त्रिज्या दोस्तों आपकी 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ से आप दोस्तों आप R1 = R ले लें और R2 बराबर दोस्तों R/2 ले लें। तो क्या बन जाएगा इससे आपका दोस्तों फॉर्मूला क्या था आपका, H2 = H1R1/R2। तो यहाँ से दोस्तों आपका H1 बराबर आपका आ गया 4 और R1 बराबर दोस्तों आपका R और R2 बराबर R/2 हो जाएगा। तो 2 दोस्तों आपका ऊपर चला जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा। तो H2 बराबर कितना हो गया दोस्तों, H2 बराबर आपका 8 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, साबुन के गोले के बुलबुले की त्रिज्या R तथा पृष्ठ तनाव T दिया है। बुलबुले के भीतर आधिक्य दाब का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका दाब आधिक्य होता है दोस्तों, आधिक्य दाब होता है उसको आप पहले समझेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे फॉर्मूला। एक आपने बूंद को देखा होगा दोस्तों, इस प्रकार से गोलाकार होती है। अब देखिए दोस्तों इसके बाहर से आपने एक छोटा सा बाहर की ओर लटका हुआ पानी का दोस्तों भार देखा होगा, जो एक प्रकार से दोस्तों थोड़ा सा बाहर की ओर लटका रहता है। तो इसी को दोस्तों आप बोलते हैं दाब आधिक्य। मान लीजिए इतना दोस्तों त्रिज्या R है और इसकी बढ़ी हुई त्रिज्या आपकी डेल्टा R है और यहाँ पर का दाब आपका P है और बढ़ा हुआ दाब दोस्तों आपका डेल्टा P है। तो जो दोस्तों ये आपके डेल्टा P है, जो बढ़ा हुआ दाब है, वही दोस्तों आपका दाब आधिक्य कहलाता है। तो ये दोस्तों आपका साबुन के लिए अलग होता है, द्रव के लिए अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका मान यदि आपको निकालना होगा तो आपका W जो आपका कार्य होता है दोस्तों वो बराबर आपका होता है डेल्टा A × T, जहाँ पर आपका डेल्टा A क्या है दोस्तों, ये आपका एरिया में अंतर है, जो आपका एरिया होगा उसमें अंतर है दोस्तों। और T जो आपका होता है, T बराबर होता है आपका सरफेस टेंशन अर्थात पृष्ठ तनाव। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इससे आपका जो फॉर्मूला निकलता है वो आपका निकलता है साबुन के लिए, वो आपका निकलता है दोस्तों 4T/R। तो आप याद रखेंगे 4 गुणा पृष्ठ तनाव बट्टे R। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका हो जाएगा तीसरा वाला सही हो जाएगा। यदि आप द्रव के लिए निकालेंगे दोस्तों, आपका द्रव के लिए होता है 2T/R। इसे आप नोट कर लेंगे क्योंकि द्रव के लिए भी आपका पूछा जाता है, तो बार बार आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वर्षा की बूंद की वायु में सीमांत चाल क्या होगी। अभी आपको बताया दोस्तों सीमांत चाल बराबर आपका V = KR² होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, जल की एक बड़ी बूंद को 27 छोटी बूंदों में बांट दिया गया है। छोटी बूंद के भीतर दाब आधिक्य बड़ी बूंद की अपेक्षा कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए अभी आपको बताया हमने दाब आधिक्य का मान जो जल के लिए होता है P बराबर होता है दोस्तों 2T/R। अब यहाँ पर देखिए आपको पूछा क्या गया है, छोटी और बड़ी बूंद के बीच में दोस्तों कितना अंतर होगा। तो इसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर देखिए ले सकते हैं P डायरेक्टली होता है दोस्तों आपका 1/R या फिर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों आपका त्रिज्या के। तो यहाँ से दोस्तों यदि आप निकालें P1/P2 तो वो दोस्तों आपको मिलेगा R2/R1। और यहाँ से दोस्तों आपका P1 चूँकि आपको P2 बताना है तो आपका P2 बराबर हो जाएगा दोस्तों P2 = P1R1/R2, क्योंकि आपको उल्टा करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर चाहिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको निकालना क्या पड़ेगा, यहाँ से दोस्तों आपको R1/R2 को निकालना पड़ेगा। उसे आप निकाल लेंगे दोस्तों आपको आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप इक्वेशन को नोट करेंगे, इसी में आपको रखना है आप फाइनली। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप R1/R2 कैसे निकालेंगे। इसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, एक बड़ी वाली बूंद जिसका दोस्तों त्रिज्या मान लीजिए R है, इसको छोटी वाली छोटी बूंदों में दोस्तों 27 छोटी बूंदों में बांट दिया गया है। तो इसका मतलब दोस्तों बड़ी वाली बूंद का आयतन छोटी वाली बूंदों के आयतन के योग के बराबर होगा। कहने का मतलब है बड़ी वाली बूंद 4/3 πr³ आयतन हो जाएगा दोस्तों, बराबर छोटी वाली 27 बूंदों का आयतन अर्थात 27 गुणा 4/3 πr³। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर छोटी वाली बूंद की त्रिज्या आपने छोटा R लिया है और बड़ी वाली बूंद के लिए बड़ा R लिया है।
अब यहाँ पर देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएंगे दोनों साइड, तो बचा क्या दोस्तों आपका केवल r का क्यूब बराबर 27 r क्यूब। यहाँ से दोस्तों आपको r बराबर मिलता है 3r। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या करेंगे आप, r = 3r आपका आ गया, तो यहाँ से आपको अनुपात मिल गया दोस्तों। अब दोस्तों आप यहाँ पर आ जाइए P2 बराबर P1, P2 बराबर P1 R1/R2। R1 बराबर क्या है दोस्तों आपका P1, R1 बराबर आपका कैपिटल R है और R2 बराबर आपका स्मॉल r है। तो यहाँ से दोस्तों आपको मिलता है P2 बराबर P1 कैपिटल R/ स्मॉल r। कैपिटल R बराबर आपका 3r है दोस्तों, तो P3r/ स्मॉल r, r से r कट गया दोस्तों, तो ये आपका आ गया 3 × P1 अर्थात दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों आपका निकल के आ गया P2 बराबर 3P1 अर्थात दोस्तों जो छोटी वाली बूंद है उसका दाब आधिक्य का मान बड़ी वाली बूंद के दोस्तों 3 गुना है। तो यहाँ से आपको क्लियर होता है दोस्तों, जो आपकी छोटी बूंद जितनी छोटी बूंद होगी उतना ही दाब आधिक्य का मान ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने अभी देखा दोस्तों P इनवर्स होता है R के, जितना R छोटा होगा दोस्तों उतना ही दाब ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 3 गुना वाला ऑप्शन नंबर 2 वाला आपका सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे, उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। और भी दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लगातार बताते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।